नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं आपके साथ के सर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कलाम एकेडमी टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? कलाम एकेडमी की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं या कलाम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। किसकी करने वाले हैं? आपके RS प्री 2026 की जो टास्क आधारित टेस्ट सीरीज होती है दोस्तों, उन मैंने टेस्ट एक की दोस्तों आप एनालिसिस करने वाले। क्या करने वाले दोस्तों? एनालिसिस करने वाले, नहीं विश्लेषण करने वाले। वो भी कैसे दोस्तों? आपके व्याख्या सहित दोस्तों यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे? व्याख्या सहित विश्लेषण करेंगे। अब सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले आपके डाउट क्या क्या होंगे? सबसे पहले काफ़ी दोस्तों डाउट होंगे, सर हमें इन टेस्टों की PDF चाहिए। दूसरा सवाल होगा दोस्तों, इन PDF की जो सॉल्यूशन PDF है दोस्तों हमें वो चाहिए, सॉल्यूशन PDF चाहिए। तीसरा सवाल होगा दोस्तों, ये टेस्ट हम ऑनलाइन भी टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है, ये भी आपका सवाल है। PDF भी आपको चाहिए, टेस्ट PDF, सॉल्यूशन PDF भी चाहिए आपको, और ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देना है। साथ ही वीडियो एनालिसिस भी आपको देखना है, वीडियो एनालिसिस भी आपको देखना है, जो दोस्तों आप YouTube के ऊपर देख सकते हो, जैसे कि अभी देख रहे हो। इसके अलावा आप बोलोगे सर YouTube के ऊपर ऐड बहुत आते हैं, ठीक है, ऐड से परेशान होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमें कंटिन्यू क्लास देखनी है अपनी, तो वो कहाँ पर देख सकते हो। तो ये चारों सवालों के जवाब आपको मिलेगा आपकी क्लास के एंड के अंदर, यानी क्लास जब खत्म होगी उसके अंदर दोस्तों इन चीज़ों को मैं बताऊँगा कि PDF कहाँ पर मिलेगी, सोल्यूशन कहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, वीडियो एनालिसिस कहाँ पर देख सकते हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या बना। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाद में न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 5, संविधान के अनुच्छेद 5 में जिस अधिवास का उल्लेख है, जिस अधिवास का उल्लेख है उसका तात्पर्य भारत का अधिवास है। उसका जो तात्पर्य, जो अधिवास उल्लेख है किसके अंदर? आपके अनुच्छेद 5 के अंदर है। उसका तात्पर्य भारत का अधिवास है, न कि भारत के राज्यों के अधिवास से, न कि भारत के राज्यों के अधिवास से। ये कौन से वाद में आता है? ऑप्शन दे रखा आपका प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका बेरूबारी यूनियनवाद, तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका अजहर अहमद खान बनाम भारत संघ, और चौथा ऑप्शन दे रखा आपका सर्बानंदा सोनोवाल बनाम भारत संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष आया था दोस्तों? आपके वर्ष पूछे तो दोस्तों आपके 1984 का ये हुआ था। कौन से वर्ष का हुआ था दोस्तों? आपके 1984 को ये हुआ था। 22 जून, यानी निर्णय की तिथि पूछे आपको, डेट पूछ ले तो आपकी दोस्तों 22 जून 1984 को दोस्तों ये निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा। डेट भी पूछी जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य ऑप्शनों की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अन्य ऑप्शन क्या है? देखिए बेरूबारी यूनियनवाद दे रखा है, यहाँ पर बेरूबारी यूनियनवाद दे रखा है। तो यहाँ पर याद करना दोस्तों, ये वाद किससे संबंधित था? ये भारत यानी बांग्लादेश के बीच ले सकता हूँ दोस्तों। वर्तमान में बांग्लादेश है, भारत बांग्लादेश की बात करता हूँ, 1971 बना था। लेकिन ये जो वाद था ये तत्कालीन पाकिस्तान के साथ था दोस्तों। आपके तत्कालीन क्या था? आपका पाकिस्तान था। जिस टाइम ये वाद आया था उस टाइम तत्कालीन की बात करें तब क्या था आपका दोस्तों? बांग्लादेश, पाकिस्तान था, नहीं कि बांग्लादेश था। तत्कालीन पाकिस्तान के साथ दोस्तों सीमा विवाद, सीमा विवाद एवं क्षेत्रीय स्थानांतरण से था, क्षेत्रीय स्थानांतरण से था। अब देखो क्षेत्रीय स्थानांतरण शब्द आए यहाँ पर, तो आप सभी को पता है यदि किसी देश के साथ, यदि किसी देश के साथ दोस्तों आपकी बात करें हम, यदि कोई क्षेत्र दिया जाता है या कोई क्षेत्र लिया जाता है तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? आपके संविधान में संशोधन करना होता है। क्षेत्रीय स्थानांतरण कैसे हो सकता है आपके दोस्तों? आपके संविधान में संशोधन होता है। आपका संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। संविधान संशोधन की बात करें या संसद द्वारा दोस्तों होता है, तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित आपकी? या तो अनुच्छेद आपके 368 के तहत होता है या अनुच्छेद 3 के अंदर दोस्तों आपके उल्लेखित है। सीमा साझा किसके अंदर? आपके अनुच्छेद 3 के अंदर। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको साथ साथ याद होने चाहिए। या आपके अनुच्छेद 5 से संबंधित नहीं थे दोस्तों। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपका दोस्तों आपका अजहर अहमद खान वर्सेज भारत संघ की बात करें दोस्तों, ये निर्वाचन या संवैधानिक वैधता से संबंधित मामला था। किससे संबंधित मामला था दोस्तों? आपके ये मामला था आपका निर्वाचन या दोस्तों आपकी बात करें संवैधानिक वैधता से संबंधित, संवैधानिक वैधता से दोस्तों संबंधित था, वैधता से संबंधित था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। चौथे ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों आपके सर्बानंदा सोनोवाल बनाम भारत संघ की बात करें तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? आपके ये अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर था, जो अभी अभी चर्चा के अंदर भी आपके तो पूछा जा सकता है। अवैध जो बांग्लादेशी अभी चर्चा के अंदर है, क्योंकि काफ़ी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशी छोड़ के जा रहे हैं देश को, तो ये आपके वापस पूछा जा सकता है। आपका चर्चित विषय आपके RS के एग्जाम के अंदर। तो अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों एवं IMDT एक्ट की बात करते हैं दोस्तों। आपकी एक्ट की वैधता को लेकर दोस्तों ये विवाद था। कौन सा? आपका सर्बानंदा सोनोवाल बनाम भारत संघ।
तो ये पूछा जा सकता है कौन सा वाद किससे संबंधित था। तो मैंने साथ चारों ऑप्शन की व्याख्या इसीलिए की ताकि आपको अच्छे समझ में आए। प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे जैसा कि मैंने पहले बोला था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपका 2 क्या है दोस्तों आपका, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कब प्राप्त नहीं की जा सकती दोस्तों, आपके जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा दोस्तों प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। मान लीजिए कोई भूभाग जैसे पीओके है, तो पीओके वैसे भारत का ऐसा, लेकिन वापस भारत में आ जाएगा तो वहाँ के नागरिक को भारतीय नागरिक खिलाएंगे ना। भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं दोस्तों आपके, ऐसे तो विदेशों से बहुत से धन आते हैं, विदेश से कोई धन भेज देगा और भारतीय नागरिकता ग्रहण कर लेगा क्या, नहीं करेगा दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों यहाँ पर याद कर लेना, सबसे पहले यहाँ पर याद कर लेना, नागरिकता का नाम आया यहाँ पर, भारतीय नागरिकता की बात करें, भाग 2 की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले बात करें नागरिकता का उल्लेख किसके अंदर है, भारतीय अधिनियम 1955 की बात करें दोस्तों आपकी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंदर रहता है आपका, नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम कब आया था दोस्तों आपके 1955 के बीच, 1955 में आया था। कि धारा की बात करें, इसके तहत दोस्तों आपके धारा की बात करें हम आपकी, धारा 3, 4, 5, 6 और 6A, धारा 3, 4, 5, 6 और 6A, 6B दोस्तों आपके व 7 के अनुसार दोस्तों आपके तरीके बताए गए, के अनुसार नागरिकता प्राप्त के तरीके बताए गए। प्राप्त की जा सकती किस प्रकार से की जा सकती है दोस्तों आपके, धारा 3 के तहत की जा सकती है, धारा 4 के तहत, 5 के तहत, 6 के तहत, 6 के साथ, 6B के साथ, बस 7 के अनुसार दोस्तों नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारत के अंदर। जैसे बात करें आपके, पहला आपका जन्म से नागरिकता, जन्म द्वारा दोस्तों आपकी, दूसरा दोस्तों आपके वंशक्रम के आधार पर नागरिकता, दूसरा कौन सा आपका वंशक्रम के आधार पर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, पहला दोस्तों आपके जन्म के आधार पर, जन्म से नागरिकता है दोस्तों आपकी। दूसरे की बात करें दोस्तों आपके, जैसे आपके वंशक्रम के आधार पर नागरिकता, वंशक्रम। तीसरे की बात करें जैसे दोस्तों आपके पंजीकरण से नागरिकता। चौथे की बात करें दोस्तों आपके जैसे देशीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा। पांचवे की बात करें दोस्तों आपके राज्य क्षेत्र में मिलाए जाने से, जैसे आपकी बात करें किसी भूभाग का सम्मिलन, भूभाग के सम्मिलन द्वारा, जैसे मैंने पीओके का एग्जाम्पल दिया। छठे की बात करें दोस्तों आपका, छठा कौन सा तरीका है आपका, छठा दोस्तों आपके जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 1985 द्वारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था दोस्तों, ये अधिनियम, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था दोस्तों आपके 1985 के अंदर। क्यों आया था दोस्तों आपके, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर दोस्तों ये विवाद आया था आपका। इसके अंदर दोस्तों आपके जो भारतीय मूल निवासी वे सभी होंगे दोस्तों 1 जनवरी 1966 से, इसके अंदर उल्लेखित था 1 जनवरी 1966 से दोस्तों आपके पूर्व बांग्लादेश से असम आए थे, पूर्व बांग्लादेश से कहाँ पर आए थे दोस्तों आपके, बांग्लादेश से जो असम आए थे अपने नागरिक, ठीक है, जो अपने असम प्रवेश की तिथि से साधारणतया असम में रह रहे हैं, तो 1 जनवरी 1966 से भारत के नागरिक समझे जाएंगे। ये दोस्तों आपके 1 जनवरी 1966 से पूर्व बांग्लादेश से असम आए थे, वो आपके भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यानी उनके पास डेट होनी चाहिए कि उन्होंने 1 जनवरी 1966 से पहले भारत में प्रवेश कर लिया था। तब दोस्तों आपकी 7 ये कब संशोधन के साथ जोड़ा गया था आपका, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 के तहत। 7वां संशोधन की बात करते हैं दोस्तों आपके, 7वां आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया था दोस्तों आपके 2019। इसके अंदर क्या प्रावधान था दोस्तों आपके 19 के अंदर, यानी केंद्र सरकार जो आपकी बात करें आपके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगी, कौन, केंद्र सरकार। किनको दोस्तों आपके 31 दिसंबर 2014 से पूर्व, 31 दिसंबर 2014 से पूर्व दोस्तों आपके ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आए हो, अफगानिस्तान से हो, पाकिस्तान से आए हो, कौन
सिख, बौद्ध, जैन, फारसी, ठीक है, पारसी, पारसी। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन आ गया, आपके ईसाई, ईसाई। तो ये वो लोग हैं जो आपके 31 दिसंबर 2019 से कौन कौन से देश छोड़ के आए हैं, आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान देश छोड़ के आए। उन राज्यों को दोस्तों आपके उन लोगों को दोस्तों को केंद्र सरकार क्या देगी कि क्या देगी, आपकी देशीकरण प्रमाण पत्र अनुरोध करेगी। और जिनके पास दोस्तों ये अनुकरण है तो इस तारीख यानी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया चुका है, तो दोस्तों वो 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत के नागरिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आपके भारत के नागरिक कहलाएंगे। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। एक क्वेश्चन और आएगा आपका, ये आगे कर लेंगे और व्याख्या इसकी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों अपना। 3 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को या केंद्रीय सरकार को। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपके राष्ट्रपति को। किसको दिया गया दोस्तों, आपके राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया। किस अधिनियम के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दोस्तों आपके 1955 द्वारा यह अधिकार किसको दिया गया, आपके राष्ट्रपति को दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों आपके। 2003 में भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा अंतः स्थापित प्रवासी भारतीय नागरिकों OCI की श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है दोस्तों, आपके कौन से सही नहीं है। तो पहला कथन क्या दे रखा है दोस्तों आपका, यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक है दोहरी नागरिकता प्रदान करता नहीं दोस्तों, आपकी दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, गलत हो जाएगा। यदि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब वह दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करता है। दूसरे देश की नागरिकता की बात करें दोस्तों, आपकी त्याग करना पड़ेगा दोस्तों, दोहरी नागरिकता नहीं दी जाएगी। यह भारतीय मूल के व्यक्तियों PIO को जो किसी अन्य देश के नागरिक है बिना जागरूकता के OCI कार्ड प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों, आपके OCI कार्ड प्रदान करता है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके। ये OCI भारत में आम चुनावों में मतदान की अनुज्ञा देता है नहीं दोस्तों, आपके आम चुनावों में अनुज्ञा नहीं देता आपका, यह गलत हो जाएगा। यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके OCI की, तो जो OCI के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करते हैं, OCI को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करें, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था, 1950। इस अधिनियम की एक धारा थी दोस्तों आपकी, इस अधिनियम की एक धारा थी कौन सी, आपकी धारा 16। कौन सी धारा थी आपकी, धारा 16 के अंतर्गत मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने का अधिकार नहीं देता। धारा के अंतर्गत मतदाता के तौर पर पंजीकृत होने का अधिकार नहीं देता, होने का अधिकार नहीं देता, नहीं देता। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यह OCI को भारत में बिना वीजा की यात्रा करने की मंजूरी देता है। बिल्कुल, यह OCI को भारत में बिना वीजा की यात्रा करने की मंजूरी देता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, बताओ भाई। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल एक और दोस्तों आपका 3 सही है। हमें क्या बचा, सही नहीं है, सही नहीं है। तो 1 और 3 आपका सही नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछे कि 2003 में जो भारतीय नागरिकता अधिनियम संशोधन आया था दोस्तों आपका, कब संसद में प्रस्तुत किया गया था, तो दोस्तों आपके 23 दिसंबर 2003 को, 23 दिसंबर 2003 को दोस्तों ये अधिनियम संसद में पेश किया गया था। डेट भी आपको याद होनी चाहिए। अब डेट क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि कालक्रम का प्रश्न पूछा जा रहा है। आज के समय में आपको कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, कालक्रम का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 1 और 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 16 के तहत ओसीआई को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत दोस्तों आपके पंजीकृत होने का अधिकार नहीं देता है। पहला दोस्तों आपके यदि दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता दोस्तों उस देश की उन्हें नागरिकता त्यागनी होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आता उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना नहीं दोस्तों आपका, वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना नहीं दोस्तों आपके, विदेशियों द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना नहीं दोस्तों आपके, अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अभी हमने देखो दोस्तों आपकी क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, उसके अंदर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या था आपका, वो 7वां चरण था आपका। 7वां मैंने चरण बताए थे, आपकी धारा बताई थी अधिनियम के तहत, उसमें 7 बताए थे मैंने, उसमें 7वां ये तो था आपका। यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ मैं आपको, उन चीज़ों को यहाँ पर बता देता हूँ। अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूहों को नागरिकता प्रदान करना दोस्तों इसका उद्देश्य था। प्रमुख सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या उद्देश्य था आपका? 31 दिसंबर 2014 से पहले दोस्तों आप 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ, पूर्व प्रविष्ट जो नागरिक है दोस्तों, आप नागरिक की बात करें तो अल्पसंख्यक कौन कौन से होंगे दोस्तों आपके? कौन कौन से होंगे दोस्तों आपके? हिंदू हो गया दोस्तों आपका, सिख हो गया दोस्तों आपका, हिंदू सिख, बौद्ध हो गया दोस्तों आपका, बौद्ध हो गया आपका, ठीक है, जैन हो गया दोस्तों आपके, अल्पसंख्यक ये तो है पाकिस्तान के अंदर, पारसी हो गया दोस्तों आपका, इसके अलावा दोस्तों आपके ईसाई समुदाय हो गए। तो इन समुदायों को दोस्तों जो अल्पसंख्यक है वो यदि 31 दिसंबर 2014 से पूर्व है भारत या 31 दिसंबर को भी आए हैं तो उन लोगों के लिए दोस्तों आपका यह अधिनियम आपका संशोधन किया गया था। इसके तहत दोस्तों आपके पासपोर्ट यानी बात करें दोस्तों आपके पासपोर्ट इस तहत, ये तो अपना पासपोर्ट अधिनियम 1920 अधिनियम की बात करें दोस्तों, कब आया था? 1920। वो दोस्तों आपके विदेशियों विशेषक अधिनियम 1946, विदेशियों अधिनियम की बात करें दोस्तों आपकी, विदेशियों विशेषक अधिनियम, विषयक अधिनियम कब आया था दोस्तों आपकी? 1946 को। कब आया था दोस्तों? ये 1946 को आया था। उसके अधीन दोस्तों किसी आदेश या नियम के तहत दोस्तों आपके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, इनके तहत इन अधिनियमों के तहत दोस्तों आपके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र दोस्तों आपके प्रमाण पत्र या दोस्तों क्या दिया जाएगा? या देशीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगी सरकार। क्या करेगी दोस्तों आपके? अनुदत्त करेगी किनको? जो 31 दिसंबर 2014 से पूर्व या उस दिन हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी ईसाई जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हो उन लोगों को दोस्तों पासपोर्ट अधिनियम 1920 या विदेशी यो विशेषक अधिनियम 1946 के तहत एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदत्त करेगी। और जिनके पास दोस्तों ये प्रमाण पत्र होगा तो उस तारीख यानी भारत में प्रवेश की तारीख से दोस्तों आपके भारत के नागरिक समझा जाएगा। यदि उनके पास यदि प्रमाण पत्र है दोस्तों ये, तो दोस्तों आपके उनको प्राप्त प्रमाण पत्र वालों की बात करें तो दोस्तों उनको भारत में प्रवेश की तारीख के साथ भारत का नागरिक समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। कब आया हुआ था दोस्तों संशोधन? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का एक उद्देश्य था। पूरा समझा दिया दोस्तों आपका, यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा क्वेश्चन नहीं भी, लेकिन यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, आपका क्या क्या चीज़ें आपको याद होनी चाहिए देख लीजिए।
ये तो पासपोर्ट अधिनियम 1920 दोस्तों आपको याद होना चाहिए। ये अनुदत्त जो रजिस्ट्रीकरण या विदेशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा किन अधिनियमों के तहत दिया जाएगा, तो ये आपके दोस्तों आपके पासपोर्ट अधिनियम 1920 और आपके विदेशियों विशेषज्ञ अधिनियम 1946 के तहत दोस्तों प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं दोस्तों आपके, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, और कौन कौन से देश से आए हो दोस्तों आपके, अफगानिस्तान से आए हो, बांग्लादेश से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। तो इन 3 देशों के नाम भी आपको याद करने। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। किसका चयन करना दोस्तों हमें, असत्य कथन का चयन करना। चलो करते हैं। डिकी बर्ड प्लान के अनुरूप ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था दोस्तों आपके, 18 जुलाई 1947 को आया था। बिल्कुल राइट, पहला कथन बिल्कुल सत्य है। इस अधिनियम द्वारा भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया, साथ ही दोस्तों वायसराय का पद भी समाप्त हुआ दोस्तों आपकी। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपका, वायसरॉय का पद भी समाप्त किया गया, पद भी समाप्त किया गया। साथ ही साथ दोस्तों ये भी याद करना, अधिनियम द्वारा रियासतों को यह अधिकार दिया गया, रियासतों को क्या दिया गया, आपका अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, या तो भारत में शामिल हो सकती है या पाकिस्तान में शामिल हो सकती है, परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकती। ये गलत हो जाएगा दोस्तों आपका, स्वतंत्र रह सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, यह अधिकार दिया था। और इसी के कारण दोस्तों आपके आपने देखा होगा जो मानदंड निर्धारित किए गए थे उसके अंदर राजस्थान की भी 4 रियासतें ऐसी थी जो आपका स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी। उनके लिए दोस्तों आपके रियासती विभाग का गठन किया गया था 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग का गठन कब किया गया था दोस्तों आपके, 5 जुलाई 1947 को किया गया था। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रियासती विभाग इसका गठन कब हुआ था दोस्तों आपके, 5 जुलाई 1947 को इसका गठन हुआ था। याद करना कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई दोस्तों इसके अध्यक्ष थे और आपके सचिव थे वीपी मेनन। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो आपका स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है दोस्तों आपकी। और राजस्थान की 4 थी दोस्तों आपके, स्वतंत्र अस्तित्व वाली दोस्तों आपकी बात करें दोस्तों आपकी, राजस्थान की 4 थी आपकी। राजस्थान की बात करें कौन कौन सी थी आपकी, देखो अपनी जयपुर थी दोस्तों आपकी, जोधपुर थी दोस्तों आपकी, उदयपुर और बीकानेर दोस्तों आपकी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों देशों के लिए गवर्नर जनरल का पद होगा जिसकी नियुक्ति उस राज्य की कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटिश सम्राट करेगा। बिल्कुल राइट, ब्रिटिश सम्राट करेगा, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। और ये बोला गया था आपका स्वतंत्र राष्ट्र कब बनेगा दोस्तों आपके, दोनों की बात करें दोस्तों आपके 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र राष्ट्र की बात करें दोस्तों कब बनेगा आपका, 15 अगस्त 1947 को दोस्तों आपका स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा। ये डेट आपकी दी गई थी। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। और दोस्तों बात करें नए संविधान बनने तक, नया संविधान बनने तक 1950 में बना था अपना संविधान, तो नया संविधान बनने तक कौन सा संविधान लगेगा, 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था दोस्तों आपका, वही लगेगा दोस्तों आपके शासन दोस्तों आपके बनने तक शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार होगा। नया संविधान बनने तक यह प्रावधान भी दोस्तों किसके अंदर था, आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंदर दोस्तों ये प्रावधान था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और दोनों देशों के लिए दोस्तों अलग अलग संविधान सभा होगी। संविधान सभा नए संविधान को लागू करने तक विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा किस रूप में कार्य करेगी, आपकी विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। पंजाब, बंगाल व असम की सीमा का निर्धारण धार्मिक आधार पर करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। पंजाब, तभी तो सिख वाला वो आता आपका, पंजाब, बंगाल और असम की बात करें दोस्तों आप की सीमा का निर्धारण किसके आधार पर किया गया था दोस्तों आपके, निर्धारण की बात करें उल्लेख था आपका निर्धारण धार्मिक आधार पर करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्धारण धार्मिक आधार पर
करने के लिए क्या बनेगा दोस्तों आपका एक आयोग बनेगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। और इस हेतु दोस्तों आपके रेड क्लिफ ब्राउन को नियुक्त किया गया, जो जिसने भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया। किसको दोस्तों आपके रेड क्लिफ ब्राउन। तो आप सभी को पता है भारत पाकिस्तान की सीमा क्या कहलाती है आपकी रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा। असत्य कथन पूछा था तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। जो दोस्तों आपके भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रावधान थे वो मैंने आपको सारे बताए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा फास्ट करते हैं भाई। कैबिनेट मिशन के प्रावधान अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रांत सेक्शन सी में शामिल था और सर्वाधिक सीटें आवंटित की गई? मद्रास, संयुक्त प्रांत, बंगाल, बंबई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका बंगाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके मद्रास की बात करें दोस्तों आपके सेक्शन ए के अंदर था आपका। किसके अंदर था आपका? सेक्शन ए के अंदर। दोस्तों मद्रास की सीटें कितनी थी आपकी? 49 सीट थी दोस्तों आपकी। कितनी सीट थी आपकी? 49 सीट थी। संयुक्त प्रांत की बात करें दोस्तों आपके, तो संयुक्त प्रांत भी दोस्तों आपके सेक्शन ए के अंदर ही था दोस्तों आपका। ये भी किसमें था आपका? सेक्शन ए के अंदर। और यहाँ की सीटें कितनी थी संयुक्त प्रांत की दोस्तों आपके? 55 सीट थी। बम्बई की बात करें दोस्तों आपका, ये भी आपका सेक्शन ए के अंदर था आपका बम्बई। बम्बई की सीटें कितनी थी दोस्तों आपकी? 21 सीटें थी। कितनी सीटें थी दोस्तों आपकी? 21 सीटें आवंटित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की बात करें दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन सी में शामिल था। और सीटें कितनी थी दोस्तों आपकी? 60 सीट थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी की बात करें दोस्तों आपके, सेक्शन बी के अंदर कौन कौन थे आपके? मुख्य रियासत पूछी जा सकती है, जैसे पंजाब। सेक्शन बी में कौन था अपना? पंजाब था। कितनी सीटें थी दोस्तों आपके पंजाब की? 28। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके सिंध पूछा जा सकता है आपका। सिंध की कितनी सीटें थी? 4। और दोस्तों आपके पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत भी था आपका। पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत, और इसकी कितनी सीटें थी दोस्तों आपकी? 3 सीटें इसकी थी दोस्तों आपकी। कॉस्ट के अंदर सीटें लिखी गई मेरे द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र यानी 12वां की बात करें दोस्तों, आपका अंतिम सत्र कौन सा था आपका? 12वां सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ। निम्नलिखित में से किन सदस्यों ने इस सत्र में संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की? कितनी की थी दोस्तों आपकी? 24 जनवरी 1950 को दोस्तों आपकी केवल यह सत्र केवल 1 दिन का था दोस्तों आपका। अंतिम सत्र था, 1 दिन का था। इस दिन 2 सदस्यों ने संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण की थी दोस्तों आपके। ये तो थे आपके दोस्तों रतनपा भरप्पा कुम्हार दोस्तों आपका। ये थे आपके कौन से प्रांत से थे दोस्तों आपके? बम्बई प्रांत से थे दोस्तों आपके। कौन? आपके रतनपा। गोकुललाल असावा की बात करें दोस्तों, ये नहीं थे आपके। दक्षयानी वेलादुन भी नहीं थे दोस्तों आपके। YS परमार थे दोस्तों आपके, हिमाचल प्रदेश से दोस्तों आपके। इन्होंने दोस्तों आपकी अंतिम जो बैठक थी आपकी 12 सत्र था 24 जनवरी 1950 को, तब दोस्तों आपकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो ए और डी दोस्तों आपका, ए और डी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा की अपनी क्लास भी हुई है, टॉपिक वाइज टेस्ट हमने फर्स्ट ग्रेड के लिए करवाई थी। संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए करते हैं। संविधान सभा के प्रथम वक्ता JP कृपलानी थे, बिल्कुल राइट। प्रथम वक्ता कौन थे आपके दोस्तों? JP कृपलानी थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैंने करवाया भी था आपका, बिल्कुल सत्य बात है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक में बनाया गया था क्या दोस्तों आपको? राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों आपकी तीसरी बैठक में, दूसरी बैठक में नहीं दोस्तों आपकी तीसरी बैठक में। साथ साथ क्वेश्चन का सोल्यूशन भी होना चाहिए आपका। संविधान सभा में प्रथम महिला वक्ता सरोजिनी नायडू थी। संविधान सभा में प्रथम महिला वक्ता कौन थे आपके दोस्तों आपके? सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। जिन्होंने इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद के लिए दोस्तों बधाई संदेश भेजा था। ठीक है, क्या बोली थी दोस्तों आपकी? तीसरी बैठक के अंदर दोस्तों सरोजिनी नायडू ने राजेंद्र प्रसाद के लिए बधाई संदेश पढ़ा था दोस्तों। तो प्रथम वक्ता हो गई कौन? आपकी महिला सरोजिनी नायडू। उपरोक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो ए सी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके? प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों आपके अस्थायी अध्यक्ष थे प्रथम आपकी कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों आपके। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों आपकी? प्रथम बैठक की डेट बहुत बार पूछी गई आपके एग्जाम के अंदर, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों। प्रथम बैठक कब हुई थी आपकी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी।
इस बैठक में दोस्तों आचार्य जेपी कृपलानी और ने डॉक्टर सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी सभापति के रूप में पद ग्रहण करने का अनुरोध किया था। किसको? आपके सचिदानंद सिन्हा को। ये क्या था दोस्तों? आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, ये भी याद कर लेना साथ साथ। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष बने कौन? आपके राजेंद्र प्रसाद। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे प्रथम दोस्तों? आपके वो थे आपके सचिदानंद सिन्हा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरी बैठक की बात करें दोस्तों, आपकी तीसरी बैठक कब हुई थी? आपकी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन दोस्तों आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था और आपके बधाई संदेश दोस्तों आपके सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके सभापति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना दोस्तों आपके। चलो करते हैं भाई। आपका प्रांतीय संविधान समिति की बात करें दोस्तों आपके, तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे अध्यक्ष दोस्तों? आपके सभापति सरदार वल्लभ भाई पटेल। परिचय पत्र समिति की बात करें दोस्तों, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। परिचय पत्र समिति की दोस्तों बात करें तो इसके सभापति कौन थे? अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। नागरिकता पर तदर्थ समिति की बात करें दोस्तों आपके, तो एस वरदाचारी थे दोस्तों आपके। 3 2 में हो जाएगा। बासाई प्रांत आयोग के दोस्तों आपके एस के धर थे। बासाई प्रांत आयोग के सभापति कौन थे? आपके एस के धर थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 3 1 2 4। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में दोस्तों में असत्य कथन बताना। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चौथी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। नहीं दोस्तों, आपकी 5वीं बैठक में। कौन सी बैठक थी? आपकी 5वीं बैठक में दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। और 5वीं बैठक कब हुई थी? डेट भी आप याद करना, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को कौन सी बैठक थी? आपकी 5वीं बैठक थी। इसके अंदर दोस्तों आपके उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। सीधा रिकॉल वाला क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर बहुत बार कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव व्यक्त किया गया था, यानी प्रस्तुत किया गया था, सॉरी। इस प्रस्ताव का पुरुषोत्तम दास टंडन ने समर्थन किया। इस प्रस्ताव का दोस्तों समर्थन किसने किया? आपके पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया। बिल्कुल राइट। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। उद्देश्य प्रस्ताव को दोस्तों आपके 22 जनवरी 1947 को मिली, आपकी स्वीकृति मिली। बिल्कुल राइट। एन.जी. रंगा ने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए, एन.जी. रंगा थे दोस्तों आपके, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए अल्पसंख्यक के राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर करने पर बल दिया। अल्पसंख्यक के राष्ट्र की व्याख्या दोस्तों आर्थिक आधार पर करने पर बल दिया। बिल्कुल राइट। तो हमें क्या पूछा था? हमें असत्य कथन पूछा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है दोस्तों आपके। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों आपके। यहाँ पर नोट लगा के याद करना दोस्तों आपके। सीधा क्वेश्चन पूछे, उद्देश्य प्रस्ताव के उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में पढ़ा। उद्देश्य प्रस्ताव को के उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में पढ़ा दोस्तों आपके। तो किसने पढ़ा था दोस्तों आपका? सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका? तो ये किसने पढ़ा था दोस्तों आपका? तो ये पढ़ा था आपके दोस्तों आपके मोहनलाल सक्सेना ने। मोहनलाल सक्सेना ने दोस्तों ये प्रस्ताव पढ़ा था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात देखते हैं दोस्तों पूरा क्या देखिए। भारत के संविधान निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान निर्माण के संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों। आपके क्या दे रखा देखिए आपका 12 के अंदर 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा निर्विरोध रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सभापति चुना गया। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सत्य बात। तो प्रारूप समिति के दोस्तों आपके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे। कुल सदस्य कितने थे दोस्तों? आपके 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार
संविधान के प्रारूप को अपना संस्करण तैयार किया। ठीक है, प्रारूप समिति ने संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप का अपना संस्करण तैयार किया, जिसे इनके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा। कब सौंपा दोस्तों? आपकी 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। बिल्कुल राइट, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अम्बेडकर ने दोस्तों आपके प्रारूप संविधान सभा कब सौंपा था? तो 21 फरवरी 1948 को सौंपा था। बिल्कुल राइट। संविधान सभा का 11 सत्र 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ। 11 सत्र कब शुरू हुआ दोस्तों? आपका 14 नवंबर 1949 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को दोस्तों समाप्त हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ दोस्तों? आपका समाप्त हुआ, जब संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान अंतः पारित हुआ। संविधान सभा द्वारा निर्धारित संविधान अंतः पारित हुआ। तो संविधान से पारित कब हुआ था दोस्तों? संविधान अपना भारत का संविधान कब पारित होता है? आपका 26 नवंबर 1949 को। डेट आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही की बात करें तो सभी सही है आपका। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा है सही है? तो दोस्तों तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, भारत की संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति बनाए भारत की संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति बनाए जाने के बारे में प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने रखा? प्रक्रिया नियम बनाने की समिति का प्रस्ताव दोस्तों किसने रखा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, BN राव ने, KM मुंशी ने या JP कृपलानी ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 JP कृपलानी महोदय ने दोस्तों ये रखा था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, कब रखा था दोस्तों? आपकी संविधान सभा की दूसरी बैठक दोस्तों कब आयोजित हुई थी? आपकी दूसरी बैठक की बात करें कब थी? आपकी 10 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब आयोजित हुई थी दोस्तों? आपकी 10 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई थी। इसके अंदर दोस्तों आपके JP कृपलानी द्वारा कार्य संचालन समिति नियम निर्माण समिति यानी प्रक्रिया नियम समिति का प्रस्ताव पेश किया, जो सभापति तथा 15 सदस्यों को मिलकर बनी थी। कुल सदस्यों की बात करें दोस्तों आपके किसके अंदर? आपके प्रक्रिया नियम समिति की बात करें दोस्तों आपकी, इसके अंदर कुल सदस्य यानी सभापति सहित सभापति दोस्तों आपकी तथा 15 सदस्यों से मिलकर बनी थी, प्लस 15 सदस्य से दोस्तों आपकी मिलकर बनी थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुल सदस्य कितने थे इसके अंदर? सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। आपकी क्या याद करना है? दुर्गाबाई इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। इस समिति की एकमात्र महिला सदस्य थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान की जो प्रक्रिया नियम समिति की बात करें, जिसके अंदर दोस्तों आपके कुल 15 सदस्य थे, उसके अंदर दोस्तों आपके महिला सदस्य कितनी थी? तो एक थी। कितनी? आपकी दुर्गाबाई। कौन थी दोस्तों? आपकी दुर्गाबाई थी दोस्तों आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। किसका चयन करना है दोस्तों में? असत्य कथन का चयन करना है। संविधान सभा में देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला दोस्तों आपके महिला सदस्य एनी मिस्किरनी थी। कौन थी आपकी दोस्तों? आपके एनी मिस्किरनी थी दोस्तों आपके। बिल्कुल राइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि एकमात्र दोस्तों आपके देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता। देशी रियासत की बात करें दोस्तों आपकी कहाँ की थी? आपकी रियासत की बात करें तो त्रावणकोर कोच्चि की थी दोस्तों आपकी। कोच्चि रियासत की थी दोस्तों आपकी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा में दलित वर्ग से एकमात्र महिला सदस्य अंबु स्वामीनाथन थी। एकमात्र दोस्तों आपके दलित की बात की दोस्तों आपके अंबु स्वामीनाथन थी? नहीं दोस्तों आपकी दक्षयानी वेलायुधन थी दोस्तों आपकी। दक्षयानी वेलायुधन थी दोस्तों आपके। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संविधान सभा में किसी समिति की पहली महिला सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई थी। बिल्कुल राइट। किसी समिति की पहली महिला सदस्य दुर्गाबाई थी। कौन सी? बताओ भाई। प्रक्रिया नियम समिति की। नियम समिति की थी दोस्तों। अभी पीछे क्वेश्चन क्या था दोस्तों हमने, तो एक क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है।
संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के रूप में तिरंगे को देश को समर्पित करने का गौरव हंसा मेहता को प्राप्त हुआ। तिरंगे को दोस्तों देश को समर्पित करने का गौरव किसको प्राप्त हुआ? आपका हंसा मेहता को प्राप्त हुआ। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एकमात्र दोस्तों आपके अल्पसंख्यक की बात करें, एकमात्र दोस्तों आपकी अल्पसंख्यक महिला की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। संविधान सभा में एकमात्र अल्पसंख्यक महिला कौन थी? तो वो थी दोस्तों आपकी बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। कुल महिला कितनी थी दोस्तों आपकी? संविधान सभा के अंदर यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कुल महिला कितनी थी आपकी दोस्तों? 15। कितनी थी आपकी? 15 थी। लेकिन यहाँ पे याद करना दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया दोस्तों आपकी पहली बैठक की बात करें दोस्तों आपकी पहली बैठक जो आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें दोस्तों आपकी 10 महिलाओं ने भाग लिया। महिलाओं ने भाग लिया। टोटल तो 15 थी, लेकिन पहली बैठक के अंदर कितने महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों? आपके 10 महिलाओं ने भाग लिया। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। कितनी महिलाओं ने भाग लिया दोस्तों? आपके 10 महिलाओं ने आपके भाग लिया। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हमें ऐसा तक चुनना था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाए। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए अपना, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित शब्द बंधुता का संबंध निम्नलिखित में से है। बंधुता का संबंध किससे है दोस्तों? आपके निम्नलिखित की बात करें, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता। कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों आपके दोनों, व्यक्ति की गरिमा से भी है और आपकी राष्ट्र की एकता से भी है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना की हिंदी शब्दावली में प्रभुत्व संपन्न को दोस्तों आपके संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 या 7वां संविधान संशोधन 1956, 35वां संविधान संशोधन 1974, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों आपके इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। समाजवादी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, वह दोस्तों आपके और आएगा आपका और अखंडता शब्दों को दोस्तों जोड़ा गया। शब्दों को जोड़ा गया कौन संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? आपके 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आया आपका। 16 में 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसी संविधान में दोस्तों प्रभुत्व संपन्न की जगह आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किया गया। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोनों क्वेश्चन आपके आरएस में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। अभी मैंने बताया था आपको शुरू के अंदर, अवजनन के आधार पर नागरिकता दोस्तों आपकी अवजनन के आधार पर नागरिकता धारा 4 में उल्लेखित है। बिल्कुल राइट। देशीकरण द्वारा नागरिकता धारा 5 के अंदर उल्लेखित है। नहीं दोस्तों, आपका दूसरा गलत हो जाएगा। धारा 5 में क्या उल्लेखित है दोस्तों? मैंने क्या बताया था? पंजीकरण से नागरिकता। मैंने शुरू के अंदर मैंने 7 लाइनें लिखी थी पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में मैंने 7 लाइनें लिखी थी, उनमें से 5वीं लाइन कौन सी थी? धारा 5 में पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकता है दोस्तों आपके। देशीकरण द्वारा दोस्तों नागरिकता धारा 6 के अंदर उल्लेखित। इसके अंदर उल्लेखित है आपकी धारा 6 के अंदर दोस्तों आपका उल्लेखित है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका असत्य हो जाएगा दोस्तों। नागरिकता को पर्यवसान किया जाना धारा 9 के अंदर है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति दोस्तों धारा 18 के अंदर है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति कौन सी धारा के अंदर है दोस्तों? आपकी धारा 18 के अंदर उल्लेखित है। कौन सी धारा के अंदर उल्लेखित है दोस्तों? आपके धारा 18 के अंदर उल्लेखित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। हमें असम्मिलित युग्म पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले यहाँ पर ये भी और याद करना, नागरिकता का त्याग कौन सी धारा में कर सकता है दोस्तों? आपके नागरिकता का त्याग धारा 8 के तहत दोस्तों आपके
इसके अंदर उल्लेखित आपके धारा 8 के अंदर उल्लेखित है। और दोस्तों आपके जन्म से नागरिकता, दोस्तों आपके जन्म से नागरिकता, ये दोस्तों आपकी धारा की बात करें तो धारा 3 के अंदर उल्लेखित, किसके अंदर, धारा 3 के अंदर उल्लेखित है। और दोस्तों आपकी नागरिकता से वंचित किया जाना, नागरिकता से वंचित किया जाना, ये कौन सी धारा में उल्लेखित है दोस्तों, आपके धारा 10 के अंदर उल्लेखित है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछेंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो पूछा जा सकता है यहाँ पर कौन सा है सम्मिलित है, कौन सा है सम्मिलित युग में, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है। धाराओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की उद्देशिका में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान की जो दोस्तों आपकी उद्देशिका है, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बताओ भाई। हम भारत के लोग, तो दोस्तों आपके लोग का तो है, ठीक है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, दोस्तों आपकी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, सामाजिक नागरिक बात करें दोस्तों आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो नागरिक है दोस्तों आपका स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर में समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा है दोस्तों आपकी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा ने आज तारीख 26 नवंबर 1949 को यानी मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत दोस्तों आपके करते हैं। जनता शब्द का उल्लेख नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको उद्देश्य का पूरी फंडी, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, वहाँ से शब्द पूछा जा सकता है आपका। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना किसी भी प्रकार से अनुच्छेद 368 में निहित संविधान संशोधन की शक्ति को न तो प्रतिबंधित कर सकती है, न ही नियंत्रित कर सकती है दोस्तों आपकी, और न ही उस पर कोई निहित सीमा या प्रतिबंध लगा सकती है। एन.के. गोपालन बनाम भारत मद्रास राज्यवाद 1950, सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1964, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1968, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एन.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद 1950 की बात करें दोस्तों आपकी, तो प्रस्तावना के महत्व पर टिप्पणी करते हुए कहा कि संविधान की अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। अस्पष्ट प्रावधानों के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों आपके। ये किस वाद में खाता है दोस्तों आपके ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद के अंदर। दूसरा दे रखा दोस्तों सज्जन सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद की बात करें 1964 का दोस्तों ये वाद था। सर्वोच्च न्यायालय का कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना किसी भी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुवाड़ी बात के नियम को यानी प्रस्तावना का भाग नहीं है। जो बेरुवाड़ी वाद हुआ था दोस्तों आपके, उसमें बोला था गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उस पर दोस्तों पुनः विचार के लिए बोला गया। वाद होता इसमें दोस्तों आपके सुप्रीम कोर्ट बोला प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का क्या नहीं है दोस्तों आपके भाग नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें दोस्तों पुनर्विचार के लिए पुनर्विचार करने की जरूरत बताई। कौन से वाद के अंदर दोस्तों आपके सज्जन सिंह बाद में सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपका। केशवानंद भारतीवाद केरल राज्यवाद दोस्तों इंपॉर्टेंट है अपना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों आपके, सबसे ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट यही है। तो ऐसे ही दोस्तों आपके प्रस्तावना संविधान का भाग है ये बोला था, प्रस्तावना संविधान का भाग है दोस्तों आपके।
मुख्य लाइन तो यही है अपनी, जो आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौन से अनुच्छेद उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्य से संबंधित है। उद्देशिका में दोस्तों प्रयुक्त शब्द समाजवादी के लक्ष्य से संबंधित है। कौन से शब्द दोस्तों आपके, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 46। सही उत्तर का हमें चयन करना है दोस्तों आपके। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38 में दोस्तों उल्लेखित है, अनुच्छेद 39 में, 46 में। तो ये 20 से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों आपकी तो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपकी, तो भारतीय पॉलिटिकल से दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन। कैसा लगा एनालिसिस कमेंट के अंदर दोस्तों आपको बताना है। एनालिसिस कैसा लगा ये कमेंट के अंदर दोस्तों आपको बताना है, किस प्रकार से आपको समझ में आया कि नहीं है। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट के अंदर जो भी कमी रही हो वो भी बताया था कि अगली क्लास के अंदर इसमें और ज़्यादा सुधार किया जा सके। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले टेस्ट की। यदि आप टेस्ट देना चाहते हो तो टेस्ट अपनी ऐप के ऊपर दे सकते हो। ऐप का नाम है दोस्तों यहाँ पर PAP बाय DK सर ऐप। क्या नाम आपका, PAP बाय DK सर दोस्तों अपनी ऐप का नाम है। यहाँ पर दोस्तों इस ऐप के ऊपर क्या मिलेंगे दोस्तों आपको, यहाँ पर दोस्तों कलाम एकेडमी की बात करें दोस्तों आपकी, कलाम की जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों आपकी, इस टेस्ट सीरीज की PDF मिलेगी दोस्तों आपको। इसी ऐप के ऊपर दोस्तों ये वीडियो जो अभी चल रहा है आपका, ये वीडियो एनालिसिस भी दोस्तों मिलेगा। और इसी ऐप पर दोस्तों आपको सॉल्यूशन PDF मिलेगी। इसी ऐप पर क्या मिलेगी दोस्तों आपको, सॉल्यूशन PDF जो अभी हम कर रहे हैं वो भी मिलेगी। साथ साथ दोस्तों कलाम वाली भी आपको उपलब्ध होगी, दोनों दोस्तों आपकी कलाम वाली भी दोस्तों आपको उपलब्ध होगी। लेकिन कलाम वाली दोस्तों आपको क्या होता है ना, जब सॉल्यूशन की PDF आती है उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियो के माध्यम से आप आसानी समझ सकते हो उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन सी नहीं है। तो सॉल्यूशन PDF वीडियो वाली मिलेगी, साथ साथ कलाम वाली मिलेगी, वीडियो एनालिसिस मिलेगा। और साथ ही दोस्तों इसी ऐप पर दोस्तों ये टेस्ट आपको ऑनलाइन देने का मौका मिलेगा, यानी PDF मिलेगी। साथ में इस PDF को दोस्तों आप डाउनलोड भी कर सकते हो, प्रिंट भी निकला सकते हो। इससे क्या होगा दोस्तों, आप इसे ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के बाद दोस्तों ऑनलाइन इसको सबमिट करना है और अपना आकलन करना है। देखो हम आराम से आपको सुविधाएं घर पे बैठे उपलब्ध करवा रहे हैं और बहुत ही मामूली सी शुल्क के ऊपर। तो इन चीज़ों का आपको लाभ उठाना चाहिए। साथ ही इन चीज़ों के माध्यम से अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी करना है, साथ ही इस ऐप के बारे में सभी दोस्तों को बताना है। साथ ही आपको कैसा लगे, ऐप कैसा लगे, टेस्ट में कैसा लगे, वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या देखिए दोस्तों अपना आज का, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत और रोड़ी का अनुपात कितना है दोस्तों आपकी, रेत अपॉन रोड़ी की बात कर ले दोस्तों आपका, तो इसका अनुपात दे रखा है हमें दोस्तों 41:30। जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, जबकि दोस्तों आपकी रोड़ी अपॉन दोस्तों सीमेंट का अनुपात कितना दे रखा है हमें, वो देख रखा है दोस्तों आपके 6/7 दे रखा, सॉरी 6 रोड़ी और सीमेंट। तो रोड़ी को देखो दोस्तों यहाँ पर रोड़ी दे रखा है, यहाँ पर भी दोस्तों रोड़ी है, तो रोड़ी को नीचे ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको गुणा भाग कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर सीमेंट, अलग पेन से लिख देता हूँ, सीमेंट अपॉन रोड़ी कितने दे, और जगह आपका दोस्तों 7:5, कितना हो जाएगा आपका 7:6 हो जाएगा। और इसमें देखो रोड़ी की 30 है, तो इसको 30 करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, ऊपर से 5 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 7×35 अपॉन 6×30, अनुपात तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि समान संख्या से गुणा करते हैं। अब दोस्तों में मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात, अतः दोस्तों आपके रेत और सीमेंट की बात करें दोस्तों आपकी, अतः रेत अपॉन सीमेंट की बात करें, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका रेत अपॉन रोड़ी इनटू ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों आपकी रोड़ी अपॉन सीमेंट। तो यहाँ पर 41 रेत अपॉन रोड़ी 41/30, रोड़ी अपॉन सीमेंट दोस्तों 30/35, तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों आपका 41/35 अपना अनुपात आ जाएगा। यानी अनुपात कितना आ जाएगा दोस्तों में, रेत और सीमेंट का पूछा है तो 41:35, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 22। शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बटेगी। यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती हैं तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है,
मान लीजिए दोस्तों आपके शिवानी की बात कर लेते हैं। शिवानी को क्या मिला दोस्तों आपके 5x रुपये मिले। वही बात करें दोस्तों आपकी परिणीता की बात कर लेते हैं। आपके परिणीता को कितने रुपये मिले दोस्तों आपके 7x रुपये मिले। अब दोस्तों शिवानी क्या करती है दोस्तों आपकी 5 रुपये किसको दे देती है आपकी परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है, यानी 5 प्लस हो जाएगा और इसमें से दोस्तों 7x में से कम हो जाएगा, यानी 5x शिवानी को पहले थे। परिणीता ने दोस्तों इसको 5 रुपये और दे दिए तो 5x प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों आपका, प्लस 7x दोस्तों परिणीता के पास थे, लेकिन इनमें से 5 रुपये किसको दे दिए उसने शिवानी को दे दिए तो -5 हो जाएंगे। तो अनुपात कितना आ गया दोस्तों अपना 3/4 उनके पास बचता है। तो यहाँ पर दोस्तों वजन गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20x प्लस 20 बराबर 7 21x माइनस का 5 15। यदि हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका 20 और माइनस का 15 इधर आएगा तो 15 प्लस का 15 बराबर 21x, 20 का प्लस का इधर आके माइनस का 20x हो जाएगा। तो यहाँ से 15 और 20 कितने हो गया दोस्तों आपके 35 बराबर 21 में से 20 के तो दोस्तों कितना बचा आपका x। तो x बराबर कितना हो गया दोस्तों हमारे पास 35 आ गया। और हमें क्या पूछा है विभाजित की गई धनराशि कितनी थी। विभाजित की गई धनराशि कितनी थी तो विभाजित की गई धनराशि की बात करें की गई धनराशि की बात करें दोनों के बीच कितनी बांटेगी आपकी 5x प्लस 7x। x का मान कितना है अपने पास 35, यहाँ पर 35 रख देंगे दोस्तों आपके। तो 5 × 35 प्लस 7 × 35 दोनों को करेंगे गुणा दोस्तों आपके। तो 5 25 दोस्तों आपके 2 5 3 15 2 कितना हो जाएगा 17 175 दोस्तों आपके। 7 पंजे 35 3 7 21 से 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 21 से 3 कितने हो गए दोस्तों आपके 24। तो दोस्तों आपके 5 5 10 और 7 4 11 एक पाँचले वाली 12 2 और दोस्तों आपके 1 2 3 3 1 4 420 रुपये हो गए दोस्तों अपने। कितना हो गया 420 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो गया। तो राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। राहुल की वर्तमान आयु दोस्तों हमें निकालनी है, तो निकाल लेंगे दोस्तों हमें। सबसे पहले दोस्तों हमें माना विकास व राहुल की वर्तमान आयु की बात करते हैं दोस्तों आपके कितनी है x व y है, मैं y मान लेता हूँ दोस्तों आपके। अब दोस्तों हमें देखो प्रश्न के अनुसार 4 वर्ष पहले तो वर्तमान में x है तो 4 वर्ष पहले तो -4 कर देंगे दोस्तों। और विकास की बात करें दोस्तों y -4 तो दोनों का अनुपात कितना था दोस्तों आपके 3/4 था 3/5 था सॉरी आपका 3/5 था। तो यहाँ से दोस्तों हम क्या निकाल सकते हैं ऐसे समीकरण अपने पास आ जाएगा 5x माइनस का 4 पंजे 20 3y माइनस 4 3 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 5x 3y प्लस का इधर की माइनस का y और दोस्तों 20 माइनस का इधर की प्लस का और प्लस का 20 माइनस का 12 तो 8 बचेंगे दोस्तों आपको। तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। क्या मानते हैं समीकरण नंबर 1, ये तो अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया आपका। आगे क्वेश्चन पढ़ो 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा, यानी 6 वर्ष बाद दोस्तों आपका। ये तो 4 वर्ष पहले था आपका। अब बात करते हैं दोस्तों आपके 6 वर्ष बाद की। 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान में कितना दोस्तों 6 वर्ष बाद में यानी 6x + 6 हो जाएगा। वर्तमान में y है दोस्तों राहुल की 6 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी 6 और बढ़ जाएगी। तो अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4/5 हो जाएगा। हो जाएगा लगेंगे 5x + 6 पंजे 30 4y + 6 चौका 24। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5x माइनस का 4y बराबर दोस्तों आपके 30 प्लस का इधर आगे माइनस का होगा प्लस का 24 माइनस का 30 माइनस का 6 बचेगा। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब दोस्तों समीकरण नंबर 2 और 1 से करें समीकरण नंबर 2 व 1 से। यदि समीकरण नंबर की बात करें दोस्तों आपके एक में से दोस्तों आपके एक में से माइनस कर दो 2 को तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 5x माइनस का 3y बराबर 8 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 6 माइनस करेंगे दोस्तों माइनस 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 प्लस और प्लस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5x से प्लस 5x माइनस 5x और यहाँ पर माइनस का 3y और प्लस का 4y। तो यहाँ पर y बचेगा बराबर दोस्तों आपके 8 प्लस का 8 और प्लस का 6 14 बच जाएंगे दोस्तों आपके। कितना बच जाएंगे 14। तो y का मान तो कितना आ गया दोस्तों मेरे पास 14 आ गया। ठीक है राहुल की आयु कितनी होगी दोस्तों आपकी 14। y का मान आया अभी तो दोस्तों हमारे। तो हमें क्या पूछा था राहुल की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु मैंने y मानी थी दोस्तों राहुल की।
तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 14, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन था दोस्तों अपना, ये तो क्या था अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके 24, क्या देखा रखा देखिए अपना 117 रुपये की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है, कौन सबसे अधिक राशि कितना प्राप्त करता है दोस्तों में। सबसे पहले दोस्तों आपके वास्तविक अनुपात की बात करते हैं। वास्तविक अनुपात की बात करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका पी अनुपात क्यू अनुपात आर की बात करते हैं तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यानी हम सबको दोस्तों किससे गुणा करवा दें, हम आपके 12 से गुणा करवा दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि समान 12 से गुणा करेंगे 2 का भाग कितने आ जाएगा 6:4:3 आ जाएगा दोस्तों। ये तो वास्तविक। गलत अनुपात कितना है दोस्तों हमारा, गलत अनुपात की बात करें पी अनुपात क्यू अनुपात आर की बात करें तब दे रखा हमारा 2:3:4 दे रखा। अब सबसे पहले गलत विभाजन की बात करते, गलत विभाजन की बात करते दोस्तों हमारा गलत विभाजन। दोस्तों टोटल 117 रुपये दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है दोस्तों हमारे 117 दे रखा है। तो सबसे पहले देखो आपका माने तो गलत विभाजन की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 2x + 3x + 4x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 117। तो यहाँ पर दोस्तों 9x बराबर कितना हो जाएगा आपका 117, तो भाई 2 3 5 5 4 9 x बराबर कितना हो जाएगा 117/9। तो 117 में दोस्तों आपके 9 का भाग देंगे तो दोस्तों 9 एकम 9, ठीक है, और 9 3 27 13 आ जाएंगे दोस्तों आपके। तो गलत विभाजन दोस्तों आपके p बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 2x था दोस्तों p बराबर, तो 2 × 13 दोस्तों कितना आ जाएगा 26, p को 26 मिले। q के बराबर बात करें दोस्तों 3x, तो 3 × दोस्तों 13 कितना हो जाएगा आपका 13 × 3 = 39, और दोस्तों आपका क्या है r को कितना मिला 4x, तो 4 × दोस्तों आपकी 13 13 चौक 52 दोस्तों आपकी। ये तो आपका गलत विभाजन हो गया। अब सही विभाजन की बात करते हैं दोस्तों, इधर बात करते हैं दोस्तों आपके सही विभाजन। सही विभाजन करते हैं दोस्तों आपके टोटल आपकी x का मान कितना आ जाएगा आपका y मान लेता हूँ यहाँ पर 6y + 4y + 3y बराबर कितना होता है दोस्तों आपका 117। 6 4 10 10 और 3 13 13y बराबर कितना हो गया आपका 117/13 117 हो गया दोस्तों आपका। तो y बराबर कितना हो गया आपका 117/13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 3 9 में 117, नो आ गया दोस्तों। सही विभाजन कितना आ गया आपका p की बात करें दोस्तों आपका 6y 6 × 9 दोस्तों आपके 6 9 54, क्यों की बात करें दोस्तों आपकी तो 4y, तो 4 × 9 दोस्तों आपके 9 चौक 36 दोस्तों आपके। और दोस्तों वही बात करें आपके r की बात करें, r कितना आ गया आपका 3y, तो 3 × 9 दोस्तों आपका 27 आ गया। अब मैं क्या पूछा था दोस्तों आपका गलत, देखो हमें क्या पूछा था इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। तो स्पष्ट है कि दोस्तों गलत विभाजन में सर्वाधिक राशि r, गलत विभाजन में दोस्तों आपकी सर्वाधिक राशि कौन प्राप्त करता है, राशि की बात करें तो कौन प्राप्त करता है दोस्तों r प्राप्त करता है। ये देखिए आपका कितना प्राप्त करता है दोस्तों आपके 52 प्राप्त करता है, ठीक है। और दोस्तों वही बात करें दोस्तों सही विभाजन में दोस्तों आपकी सर्वाधिक राशि कौन प्राप्त करता है, और r को दोस्तों सही विभाजन कितनी राशि प्राप्त होती है आपकी, देख दोस्तों 27 प्राप्त होती है। तो r बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपके 52 - 27, 5 दोस्तों आपके 2 25 रुपये का दोस्तों आर को फायदा हुआ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ऐसे 50 का लक्ष्य रखा गया था लेकिन 25 ही हो पाए, एक लक्ष्य क्वेश्चन और करते हैं 25वां। क्या दे रखा है
एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिनमें से 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। तो 25 पैसे सिक्कों की संख्या याद कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या याद करनी है दोस्तों आपके। तो माना दोस्तों आपकी 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्रम से कितनी है आपकी। माना 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या क्रम से संख्या की बात करें दोस्तों आपका क्रम से कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके। कितने दे रखे हमें 5:6:8 दे रखे। 1 रुपये लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आप भूल नहीं। कितने हो जाएगा दोस्तों आपका 5x 6x और 8x हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, कुल मूल्य कितना दे रखा है हमारा, देखिए कुल मूल्य 60 दे रखा। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों आपका। तो 5x/1 क्योंकि 1 रुपये है दोस्तों आपका, प्लस अपॉन 6x कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 50 पैसे हैं। तो 1/2 हो जाएगा दोस्तों आपका, 2 हो जाएगा, प्लस दोस्तों 25 पैसे ना 1/4 हो जाएगा। तो 8x/4 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 5x + 3x + 2x कितना हो गया 5 से 3 8 8 2 10x रुपये आ गए दोस्तों आपके। लेकिन कुल मूल्य कितना दे रखा था दोस्तों हमें, कुल मूल्य 60 दे रखा था। तो यहाँ पर 10x बराबर कितना हो जाएगा आपका 60। तो x बराबर कितने बार जाएगा 60 में, x बराबर 10 60/10 यानी 6 बार। तो x बराबर कितना मान आ गया दोस्तों हमारे पास 6 आ गया। x का मान कितना आ गया हमारे पास से 6 आ गया। तो हमें क्या निकाला 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे कितने आपके 8x। 25 पैसों की बात करें दोस्तों आपके सिक्कों की संख्या, दोस्तों संख्या की बात करें कितनी अपनी 8x। x का मान कितना है अपने पास 6 या 6 × 48 होगी। तो 48 सिक्के थे दोस्तों आपके। 25 पैसे कितने सिक्के थे दोस्तों आपके 48 सिक्के थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के RS परी फर्स्ट माइनर टेस्ट ए का एनालिसिस। कल करेंगे दोस्तों आपके पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके 26 से लेकर आपके जितने क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे, और परसों तक दोस्तों इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ताकि इन 3 क्लासों के अंदर 150 क्वेश्चन है 3 घंटे के अंदर दोस्तों में कंप्लीट करने। किस प्रकार से हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, किस टाइप से मैथ के क्वेश्चनों को कितने फास्ट करना है, मैंने थोड़ा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। इसलिए थोड़ा मैथ के क्वेश्चनों में टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे हर चीज़ लिखनी भी पड़ेगी आपके लिए, इसलिए मैथ के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी हम जीके क्वेश्चन को भी थोड़ा डिटेल से समझे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा दोस्तों। 3 घंटे का पेपर है, लगभग 4 घंटे में पूरा होना चाहिए। वैसे देखें तो 4 क्लासों में पूरा होगा, लेकिन 3 क्लासों में इसे पूरा करने का कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको समझ में आए। 50-50 क्वेश्चनों करेंगे। आज हमने थोड़ा सा धीरे किया ताकि आपको समझ में अच्छा है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कल के पार्ट के लिए दोस्तों इसी चैनल पर जुड़ने के लिए, कल का पार्ट देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए पेपर एनालिसिस पॉइंट, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। टेस्ट देना चाहते हो दोस्तों आपके, तो टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर, PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर, PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर दोस्तों ये ऐप पर टेस्ट दे सकते हो। पहले टेस्ट दीजिए दोस्तों आपका, देखिए वीडियो बाद में देखिए, पहले टेस्ट दीजिए, फिर दोस्तों उस टेस्ट का एनालिसिस वीडियो के माध्यम से कीजिए, फिर सॉल्यूशन PDF के माध्यम से एक बार फिर से पढ़िए। आपका कितना तैयार होता है मैटर आप खुद को पता चल जाएगा। अब इतना टाइम नहीं है, सितंबर में आपकी एग्जाम आ चुकी है, तो टेस्टों के माध्यम से और ज़्यादा विश्लेषण के माध्यम से और अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।